गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पहला पाठ भाषा और व्याकरण। इससे पहली कक्षाओं में भी आपने बच्चों भाषा के बारे में पढ़ा होगा, व्याकरण के बारे में पढ़ा होगा। आइए बच्चों, हम इस पाठ में इसको विस्तृत रूप से जानें कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्त वाणी। भाषा शब्द की उत्पत्ति बच्चों, भाषा शब्द है संस्कृत का जो कि भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे? भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, इस भाष धातु का अर्थ है बोलना या व्यक्त वाणी। जिसका अर्थ है हमें बोलना। अभी मैं बोल रही हूँ किसी भाषा में, हिंदी में मैं बोल रही हूँ, तो अपनी वाणी को क्या कर रही हूँ, मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, यानी कि अपने बोलने के माध्यम से अपनी भाषा को आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। इसी का मतलब है कि भाष धातु का मतलब है बोलना या व्यक्त वाणी। अब हम बच्चों देखेंगे आगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों और भाव को समझता है, उससे हम भाषा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, भाषा क्या है? जिसके माध्यम से मनुष्य, जैसे हमें अपने भाव और विचारों को, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी भाषा के माध्यम से, मैं अपने भाव और विचारों को, मेरे अंदर क्या भाव विचार है इस पाठ के प्रति, उसको मैं आपको समझा रही हूँ, और जिससे हम दूसरों के विचार और भाव को समझते हैं। और आप लोग मेरे भाव और विचारों को समझ रहे हैं कि अध्यापिका हमें क्या इस पाठ के बारे में पढ़ाना चाहती है। इसी को हम भाषा कहते हैं कि दूसरों के भाव और विचारों को समझना और अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करना। बच्चों आगे हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम दूसरों के समक्ष अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरों के समक्ष अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, केवल बोल के। यानी कि मैं अभी जब आपको पाठ, पहले तो मैंने लिखा, फिर मैं अभी पढ़ रही हूँ, बोल के अपने भाव विचारों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। इसी को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मयंक ने गाना गाया, आपकी कक्षा में कोई मयंक है, कोई बच्चा है, वो गाना गा रहा है, आपने केवल सुना, वो मौखिक रूप में उससे गाना गाया और आपने सुना। अब देखते हैं बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम दूसरों के समक्ष अपने भाव विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। अब इसमें हम अपने भाव और विचारों को कैसे प्रकट करते हैं दूसरों के सामने? लिख के। जब जैसे कि मैंने लिखा है, मेरे भाव और विचार आप तक प्रकट हुए। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर कविता लिखी गई। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर कविता लिखी। जैसे अध्यापिका के द्वारा श्यामपट्ट पर कविता लिखी गई, यानी कि अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर क्या लिखी? कविता लिखी। उसको आपने लिखा हुआ देखा, उसी रूप को, भाषा का उसी रूप को हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अब आगे देखिए बच्चों, भाषा का एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा भी होता है। एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा भी होता है। कैसे? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गूंगे बहरे होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो सांकेतों के माध्यम से आपको अपनी भाषा या अपने भाव विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। उसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों अभी हमने देख लिया है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और कितनी भाषाओं को मान्यता मिली गई। देखिए, भारत की भाषाएं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। हमारा जो संविधान है बच्चों, लिखित संविधान है भारत का जो, उसमें वर्तमान समय मतलब आज तक कुल मिलाकर कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को। और कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। क्योंकि बच्चों आप जानते ही हैं, हमारा जो भारतवर्ष है वो अनेक राज्यों से मिलकर बना गया है, और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग भाषा है, अलग अलग बोली है। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, किंतु हमारी जो गढ़वाली और कुमाऊनी क्या है हमारी बोली। ठीक उसी प्रकार से अन्य राज्यों की भी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, और उनमें से
कितनी भाषाओं को मान्यता मिली गई है? 22 भाषाओं को। आइए देखते हैं वो 22 भाषाएं क्या हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये क्या है बच्चों? 22 भाषाएं हैं जिनको कि आप 8वें सूची में रखा गया है, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है और उनको संविधान में रखा गया है। अब देखिए बच्चों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1945 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं, किंतु उनमें से हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्यों राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किसको राजभाषा कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे देश में सरकारी स्तर पर कामकाज चलाने के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे सरकारी स्तर यानी कि जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, वो सभी किस भाषा में होते हैं? केवल हिंदी में। और इन किसी भी भाषाओं में नहीं होते हैं, केवल किस में होते हैं? हिंदी में, क्योंकि हिंदी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, अधिकतर राज्यों में लोगों के द्वारा समझी जाती है, इसीलिए उसे एक राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया है या राजभाषा उसे बनाया गया है, क्योंकि उसमें सारे के सारे सरकारी स्तर के कामकाज होते हैं। इसलिए हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उन संकेतों, चिन्हों तथा ध्वनियों का समूह लिपि कहलाता है। अब आपको अभी देखा होगा आपने कि भाषा किसे कहते हैं? जिसमें अपने विचारों और भाव को व्यक्त करते हैं, और लिपि उन विचारों और भाव को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों, चिन्हों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भाषा है हमारी हिंदी। मैंने कुछ सोचा कि मुझे आज दिल्ली जाना है, ये मैंने सोचा, मैं अपने भाव और विचारों को कैसे प्रकट करूंगी? जैसे कि मैंने लिखा आज सोमवार है, आज सोमवार का दिन है, ये लिखा बच्चों। ये भाषा मैंने सोचा अपने भाव और विचारों को, फिर मैंने लिखकर प्रकट किया। जिन संकेतों और चिन्हों और ध्वनियां, संकेत चिन्ह यानी कि जो वर्ण, जो मात्रा जिनका प्रयोग मैंने किया, उसी को क्या कहते हैं हम? इसी को क्या कहते हैं? लिपि। लिखने के रूप को क्या कहते हैं? लिपि। अब देखिए, भाषा, कई भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। अब देखिए उनको किस किस लिपि में लिखा जाता है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी जो भाषाएं हैं उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी जो आपकी भाषा है उसको रोमन लिपि में। अब बच्चों, आप सोच रहे हैं कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? आइए आप देखिए, देवनागरी लिपि सबसे पहले हम समझते क्या है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अभी मैंने इस ब्लैक बोर्ड में हिंदी में लिखा है, आपको पता चल गया हिंदी कौन सी भाषा में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और देवनागरी लिपि बाईं से दाईं, आप समझ लीजिए ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ, यानी कि लेफ्ट और राइट। तो जब मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ है बच्चों? बायां हाथ, और ये दायां हाथ। तो हम लिखना इधर से शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक गई मैं, यानी कि बाएं से, यहाँ से लिखा, बाएं से लिखा। देखिए बाएं से मैं कैसे लिख रही हूँ, जैसे मैं हिंदी भाषा मैंने लिखा, कहाँ से शुरू किया मैंने? इधर से, यानी कि बाएं से शुरू किया और किधर को गई मैं? दाएं की तरफ। बाएं से दाएं को लिखते हैं देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी लिपि। देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अब ये देवनागरी लिपि है, उसको ये हिंदी लिपि, यानी कि जो मैं हिंदी में जो भी लिख रही हूँ
सारी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है, यानी कि हिंदी लिपि में लिखा जा रहा है। आपको दिख रहा होगा मैं संस्कृत में नहीं लिख रही हूँ, या मैं उर्दू अंग्रेजी किसी में नहीं लिख रही हूँ, मैं केवल किस में लिख रही हूँ, हिंदी में। और ये क्या है, एक देवनागरी लिपि है। और जो ये क्या होती है, अक्षरात्मक। अक्षरात्मक कैसे, यहाँ अक्षर दिख रहे हैं ना आपको, वर्ण है ना, ह वर्ण है, न, द, भ वर्ण है, श वर्ण है, और इस पे संकेत चिन्ह भी लगे हैं, इनको लिपि कहते हैं। और इसी प्रकार बच्चों हमारी लिपि, देवनागरी लिपि पूरी होती है। आपको पता चल गया होगा कि देवनागरी लिपि को किस प्रकार से बाईं ओर से, यानी कि यहाँ से बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं दाईं ओर तक, इसी को हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। बच्चों आपने देख लिया अभी तक कि भाषा किसे कहते हैं। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, इसकी परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों व्याकरण वह शास्त्र है जिसको क्या आप इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लिखना पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। वो कैसे बच्चों? क्योंकि आप लोग व्याकरण में ही वर्ण, मात्रा और वर्ण से बनने वाले शब्द और शब्द से बनने वाले वाक्य सीखते हैं, और उनको शुद्ध बोलना, मात्रा का शुद्ध उच्चारण करना, शब्द को शुद्ध रूप से लिखना हम सब किस में सीखते हैं बच्चों? व्याकरण में। आइए हम उदाहरण से देखते हैं। गीता नाच रहा है, यहाँ पे लिखा है मैंने, गीता नाच रहा है। आपको पता है गीता यहाँ पे क्या है, एक लड़की है। नाच रहा यानी कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में रही यानी कि गलत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, यदि आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि गीता एक लड़की है जो कि स्त्रीलिंग है, और वो नाच रहा नहीं बल्कि क्या, नाच रही है। तो हम लिखेंगे गीता नाच रही है। ये बच्चों क्या हो गया, शुद्ध रूप। और ये क्या लिखा गया था, अशुद्ध। पता चल गया आपको अशुद्धि कहाँ पे हुई थी, रहा यानी कि रही है आना था। वैसी नैतिक पाठ पढ़ रही है। नैतिक क्या है, एक लड़का है, पुल्लिंग है, और वो पाठ पढ़ रही है, नहीं पाठ पढ़ रहा है। ये छोटा सा अंतर है बच्चों। ये अंतर आपको तभी मालूम होगा जब आपने व्याकरण को ढंग से पढ़ा होगा। उसमें लिंग, वचन, कारक, मात्राएं, शब्द, वर्ण, इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। आइए बच्चों हम इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। नैतिक पाठ पढ़ रहा है। ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप। और ये क्या है, अशुद्ध। आ गया होगा बच्चों आपको व्याकरण की परिभाषा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ ढंग से समझ में आया होगा, भाषा और व्याकरण। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को बार बार, तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से भाषा के रूप होते हैं और किस प्रकार से लिपि का प्रयोग हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और किस प्रकार से हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।